शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मिर्जा गालिब का ये शेर और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की ये तस्वीर देखनी चाहिए। दिखा दीजिए तस्वीर। मिर्जा गालिब ने एक बार लिखा था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और मिर्जा गालिब का ये शेर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पर आज बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने मोहसिन नकवी की इतनी भयंकर बेइज्जती कर दी, ऐसी भयंकर बेइज्जती कराई कि मैच को बीच में ही छोड़कर स्टेडियम से तुरंत पीठ दिखाकर अपने होटल के लिए रफू चक्कर हो गए। और इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसने यही कहा कि यह हार सिर्फ पाकिस्तान की टीम की नहीं है, बल्कि यह हार स्टेडियम से दौड़ लगाने वाले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की भी है। होश फाख्ता हो जाना इसे ही कहते हैं। चेहरा देख रहे हैं आप, मैच देखते हुए समझ में आ गया था कि मैदान में भी पिटते हैं भारतीय सेना से और यहाँ पिच पर भी हारते हैं भारतीय खिलाड़ियों से। आज पाकिस्तान की इस करारी हार के लिए मोहसिन नकवी के साथ आसिम मुनीर को भी लोग दोषी बता रहे हैं और मोहसिन नकवी को मोहसिन नकली तक कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि मोहसिन नकवी को पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कठपुतली माना जाता है। पेशे से पत्रकार रहे मोहसिन नकवी जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे तब इस फैसले के पीछे आसिम मुनीर का ही हाथ था। चहेते हैं उनके जिन्हें वो पाल रहे हैं। इसके बाद जब जनवरी 2024 में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार बनने से एक महीने पहले मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, तब भी उनके नाम की सिफारिश किसने की थी? आसिम मुनीर ने। और कहा जाता है कि आसिम मुनीर ऐसा करके पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इस वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से इनकार किया तब यह फैसला आसिम मुनीर ने ही लिया था, लेकिन इसके बाद आईसीसी का हंटर चलने के डर से पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड लाइन पर आया और तब जाकर आके हार के भागने को तैयार हुआ। और फिर कल के मैच में भारत की क्रिकेट टीम ने भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए मैच खेलने से इनकार कर रहा था। उसे पता था कि इस मैच में उसका बुरा हाल होने वाला है। अब सोचिए, बार बार कितनी बार हारेंगे भारत से? यूं हार कर जाना कोई अच्छा थोड़ी लगता है। पूरा देश गाली देता है, घर वाले भी दे देते होंगे दो चार। कल के मैच में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान की टीम भारत से मुकाबला करने के भी लायक है। हम तो कह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 175 रनों का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। पहली बार ही ऐसा हुआ जब रनों के मामले में पाकिस्तान को अब तक की सबसे बड़ी हार मिली। पाकिस्तान ना सिर्फ 61 रनों से हारा बल्कि उसकी पूरी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने 20 ओवर भी नहीं टिक सकी। पाकिस्तान को जीतने के लिए 176 रन बनाने थे, लेकिन सिर्फ 78 रनों पर ही उसके 7 विकेट गिर चुके थे। और यकीन मानिए, पाकिस्तान के स्कोरबोर्ड को देखकर हमें ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही है, जिसमें हमारी सेना ने सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के कुल 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और उसके 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। कल के मैच का भी सूरत हाल कुछ वैसा ही था। आप पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों को देखिए जहां भारत से हार के बाद लोगों ने अपने टीवी तोड़कर मातम मनाया। ये देखिए, पहले तो वो छोटे वाले टीवी नकली वाले तोड़ते थे, लेकिन इस बार तो लगता है कि कहीं से कोई एलईडी ही लेकर आया है। और ये कहा साफ साफ इन लोगों ने कि पाकिस्तान तुमसे ना हो पाएगा। वैसे कई बार तो शक होता है कि कंगाल देश कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली टीवी की परतें वर्तें लगा के यहाँ वहां से तोड़ तोड़ के वीडियोस बना रहे हैं ताकि कुछ वायरल फुटेज उनका हो जाए, कोई पहचान हो जाए, क्योंकि ऐसे ही नकली लग रहे हैं ये सब। ऐसे भारत से मिलने वाली हार को पाकिस्तान के लोग इसलिए नहीं पचा पाते क्योंकि पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि वो युद्ध भूमि में आज तक हमसे नहीं जीत पाए और ना ही आगे कभी जीत पाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों के लिए क्रिकेट एक आखिरी उम्मीद की तरह बचता है, जहां उन्हें लगता है कि वो भारत को हराकर अपनी इस ख्वाहिश को पूरी कर लेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, एक के बाद एक हर मुकाबले में भारत की टीम खेल के मैदान में पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदती है, तो पाकिस्तान के लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और फिर इस तरह टीवी तोड़कर अपने आंसू बहाकर पाकिस्तान की हार का मातम बनाते हैं। यहाँ मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह भी दिखाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को अपने जेनजी खिलाड़ियों के बारे में जितनी भी गलतफहमियां थी,
जितनी भी गलत फहमियां, देखिए हमने दोनों टीमों का निकाला है, हमारे एक ही जेनजी खिलाड़ी ने दूर कर दी उनकी गलत फहमियों को। तो सबसे पहले पाकिस्तान के भारत के 4 जेनजी खिलाड़ी हैं, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह। थोड़ा सा और जूम इन कर लीजिए ये वाले हिस्से में। हाँ, सबसे पहले ईशान किशन जेनजी, उम्र के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, अभिषेक शर्मा जेनजी, तिलक वर्मा और ये रिंकू सिंह। और इधर इनके हैं कितने, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। अब इन 5 पर हमारा एक भारी पड़ा, ईशान किशन। पाकिस्तान की टीम में कुल 5 खिलाड़ी जेनजी के थे, जबकि भारत की टीम में कुल 4 खिलाड़ी जेनजी थे। इनमें भी पाकिस्तान के इन 5 जेनजी खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 43 रन बनाए, लेकिन हमारे अकेले एक जेनजी खिलाड़ी ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली, पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। ईशान किशन के बल्ले ने पाकिस्तान के, मतलब क्या बोला जाए, पाकिस्तान के खिलाफ वैसा ही कहर बरपाया जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईशान किशन मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तब पाकिस्तान के लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे थे, सोचिए। ये देश है, मजाक है? मतलब मैच छोड़कर गूगल पे सर्च कर रहे हैं ईशान किशन की उम्र क्या है, ईशान किशन एज, उनकी हाइट कितनी है, उनकी हाइट चेक कर रहे थे। उन्होंने अब तक कितने मैचेस खेले हैं, कितने कुल रन बनाए हैं आपने, कुल संपत्ति कितनी है। मतलब ईशान किशन की संपत्ति में पाकिस्तान वालों को क्यों इंटरेस्ट हो गया, कुछ भी करते हैं। ईशान किशन की शादी हो गई है, अब देखिए रिश्ता लेके आना है क्या मतलब अजब ही हाल है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक कल जब ईशान किशन पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब शाम को 7:38 पर पाकिस्तान में उनका सर्च इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 100 पहुंच गया था। सर्च इंटरेस्ट 100 होने का मतलब यह है कि जब ईशान किशन मैदान पर थे, तब पाकिस्तान में उस वक्त गूगल पर उन्हें सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा था। इसमें भी सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च उनकी हाइट को लेकर, एज को लेकर किया। तो सबसे पहले हाइट को लेकर बता देते हैं, ये सर्च किया कि उनकी हाइट कितनी है, क्योंकि ईशान किशन बहुत लंबे नहीं हैं, 5 फुट 6 इंच के हैं। कल के मैच में भारत और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे थे, उनमें सबसे कम हाइट किशन की ही थी, लेकिन अपने खेल से सबसे बड़ा कद ईशान किशन का बन गया। इसके अलावा पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी टेम्बा बवूमा और बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम के बाद सबसे कम हाइट ईशान किशन की है। लेकिन ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी से अपने कद को इतना ऊंचा कर दिया, और पहले तो पाकिस्तान के लोग अभिषेक शर्मा की से ही खौफ खाते थे। शर्मा जी का बेटा खेला तो हमारा क्या होगा। लेकिन अब उन्हें कल के मैच के बाद ईशान किशन का भी नाम अच्छे से याद हो गया होगा। वैसे शादी हुई है या नहीं, सिंगल क्यों है या नहीं है, ये पाकिस्तान वाले क्यों खोज रहे थे, इसका जवाब निकालना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों में धैर्य की कमी होती है, जो अपने सपनों की दौड़ में पहली ठोकर लगते ही टूट जाते हैं और जो असफलता को अंत समझकर खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, उन्हें आज ईशान किशन की कहानी जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि छोड़िए इन रोने पिटने वालों को, जो हमें प्रेरित करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। साल 2021 में जब पहली बार ईशान किशन को भारतीय टीम में चुना गया, तब उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक लगाकर सबको हैरान कर दिया था। उस वक्त ईशान किशन के लिए यह कहा जाता था कि वो आगे चलकर भारतीय टीम की रीढ़ बनेंगे, और टीम में अब उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की हो गई है। दिसंबर 2022 में जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया, तब तो हर तरफ ईशान किशन, उनकी चर्चा होने लगी। ये बोला जाने लगा कि ईशान किशन भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। लेकिन इसके बाद ईशान किशन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कई मैचेस में ऐसा हुआ जब ईशान किशन भारतीय टीम का हिस्सा तो होते थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती थी। ज्यादातर मौकों पर वो बेंच पर ही बैठे हुए दिखाई देते थे। इन घटनाओं से ईशान किशन की उम्मीदें टूटने लगी थी, और दिसंबर 2023 में उन्होंने बीसीसीआई से यह अनुरोध किया था कि उन्हें मानसिक थकान के चलते कुछ वक्त का ब्रेक दिया जाए। हालांकि ईशान किशन के इस अनुरोध को नकारात्मक रूप से देखा गया और यह माना गया कि उन्हें इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं है कि वो भारतीय टीम के लिए चुने गए हैं,
और कुछ वक्त के बाद उन्हें टीम में खेलने का मौका भी जरूर मिलेगा। बड़ी बात यह है कि ईशान किशन ने मानसिक थकान के लिए ब्रेक मांगा तो बीसीसीआई ने उनका नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया और ईशान किशन के सामने यह सवाल पैदा हो गया कि अब वो वापसी कैसे करेंगे। अगर यहां ईशान किशन की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो शायद वो धैर्य खो देता, हार भी मान लेता, लेकिन ईशान ने ऐसा नहीं किया और वो 2 साल तक भारतीय टीम से दूर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद पर अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने घर के पीछे एक पिच बनवाई और वहीं से वो दिन रात अपनी वापसी की तैयारी में जुट गए और भारतीय टीम से बाहर होने के पूरे 1 साल बाद दिसंबर 2024 में उन्होंने सोशल मीडिया पर श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि जीवन में कर्म करना मनुष्य का काम है और कर्म ही आपका असली धर्म है। ईशान किशन के पिता खुद बताते हैं कि यह श्लोक ईशान किशन ने उन्हें भेजकर उन्हें फोन किया था और पिता से गीता के बारे में कई बातें की थी। कहते हैं कि इसी दिन से ईशान किशन गीता से काफी प्रेरित हुए। उन्होंने अपने किट बैग पर श्रीमद् भगवद गीता का प्रतीक लगाया और उसी के साथ साईं बाबा की भी एक तस्वीर लगाई। इसके अलावा अपने संघर्ष को जारी रखते हुए वो भगवान शिव के भी काफी करीब आए और 22 जून 2024 को वो उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। इसके बाद अक्टूबर 2025 में वो कोयंबटूर आए जहां उन्होंने भगवान शिव के आदि योगी रूप की आराधना की और इसी दौरान वो शिरडी के साईं बाबा मंदिर भी गए और आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ उन्होंने अपने क्रिकेट पर पूरी ताकत झोंक दी। इसी संघर्ष का नतीजा था कि 2023 के जिस दिसंबर महीने में ईशान किशन भारतीय टीम से बाहर हो गए थे, उसी के 2 साल बाद दिसंबर महीने में उनकी भारतीय टीम में वापसी हुई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की टीम को पहली बार जिताने के बाद ईशान किशन भारतीय टीम का हिस्सा बन गए और इसके बाद कल के मैच में ईशान किशन का जो तूफान आया वो सबने देखा और ईशान किशन की इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं जीवन में सबसे ज्यादा यही मायने रखता है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश कितनी करते हैं और उस कोशिश के दौरान संयम कैसे दिखाते हैं। ईशान किशन जब 2 साल तक भारतीय टीम से बाहर थे तब वो भी बाकी खिलाड़ियों की तरह टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने जेनजी युवा होते हुए देश के बाकी जेनजी युवाओं को एक नई राह दिखाई। आज वो हर जगह छाए हुए हैं। अब बहुत दिलचस्प हिस्सा भी है उनकी जिंदगी को, क्योंकि इतना अच्छा वो खेले, इतना अच्छा परफॉर्म किए। इस वक्त सोशल मीडिया पर ईशान किशन की शादी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहां पाकिस्तान में सब देख रहे हैं कि मैरिड है या सिंगल है। ये कहा जा रहा है कि ईशान किशन की शादी अदिति हुंडिया संग हो सकती है, जो पेशे से एक मॉडल है। इन अटकलों के बीच ईशान किशन के दादा अनुराग पांडे ने कहा है कि ईशान किशन जिससे भी शादी करना चाहेंगे परिवार को स्वीकार है। सोचिए, एक तो इतनी खुशी कि इतना अच्छा खेला है पोते ने और इस दौरान वो अभी से शादी की बात भी कर रहे हैं। क्या कहें उसके बारे में, उसको जो मन होगा वही करेगा, उसी से शादी करे, जिससे करे। हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके बड़े भाई ने कहा कि हम उसी से शादी करेंगे पल्लवी से, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। कैसे इसका भी एक्सेप्ट हम लोग। अरे आदित्य जी कौन है दादाजी? आदित्य उसकी गर्लफ्रेंड है। कहाँ पे रहते हैं वो जयपुर। क्या बिजनेस है उनका? क्या है बिजनेस? नहीं है, मॉडल है। मिस इंडिया कंटेस्ट में दूसरे नंबर पर आई थी। मतलब अब है कि मतलब आदित्य जी से शादी होगा ईशान किशन जी को? कर ले, किसी से कर ले, हम खुश हैं। वो हम खुश रहते हैं, हमको कोई फिक्र नहीं है। भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और यहां तक कि पाकिस्तान के नेता सदमे में हैं। और ये बात खुद पाकिस्तान के लोगों ने कहनी शुरू कर दी है कि अब भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों को द ग्रेटेस्ट राइवलरी कहना बंद कर देना चाहिए। राइवलरी वहां होती है जहां मुकाबला हो, जहां मुकाबला बराबरी का हो। लेकिन पाकिस्तान के मामले में आप देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम हर बार भारत से वर्ल्ड कप में हारती है और इन मैचेस में राइवलरी जैसा कुछ दिखता ही नहीं है। हकीकत तो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप और रेवेन्यू के लिए टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भारत और पाकिस्तान के मैच को द ग्रेटेस्ट राइवलरी बताकर पेश किया जाता है। और इस बात को आप इस ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। साल 2007 से 2026 के बीच T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 9 मुकाबले खेले गए, जिनमें से 5 मुकाबले रविवार यानी संडे को हुए। इसके अलावा साल 2021 के बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान के मैच संडे को ही रखे गए।
और बड़ी बात यह है कि ज्यादातर मौकों पर दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 मैचेस हो सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग इन मैचेस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि कल के मैच को भी अकेले जियो हॉटस्टार पर 45 करोड़ 40 लाख बार देखा गया। ये इस बार के वर्ल्ड कप में किसी भी मैच की सबसे ज्यादा डिजिटल व्यूअरशिप है। और अगर आप स्टेडियम की बात करेंगे तो ये मैच 35,000 की क्षमता वाले श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जहां पर पूरा स्टेडियम हाउसफुल था। इस स्टेडियम में 18,000 फैंस भारत की तरफ से पहुंचे थे, जबकि 12,000 फैंस पाकिस्तान की तरफ से, जबकि इसी मैच की सुरक्षा में 5,000 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत और पाकिस्तान के लोग ऐसे मैचेस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसीलिए इन मैचेस को ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप और रेवेन्यू के लिए द ग्रेटेस्ट राइवलरी बताकर पेश किया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि जिस पाकिस्तान की टीम को हमारे खिलाड़ी बच्चों की तरह हरा रहे हैं, उस पाकिस्तान से भारतीय टीम के मुकाबले को द ग्रेटेस्ट राइवलरी कहना अब सही नहीं होगा। हकीकत तो यह है कि अब पाकिस्तान का हमसे कोई मुकाबला नहीं। इस बार भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया है, बल्कि हमने पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाई। यकीन नहीं होगा, आज पाकिस्तान में हमारे स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह के भी बहुत चर्चे हैं। चर्चा का कारण है कि जब मैच के दौरान पाकिस्तान के 97 रनों पर 9 विकेट गिर गए थे, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह से गेंदबाजी कराई थी, जबकि इससे पहले तक रिंकू ने अपनी पूरी करियर में सिर्फ 10 गेंदें ही फेंकी थी। यानी रिंकू सिंह पार्ट टाइम बॉलर भी नहीं थे। लेकिन हमने रिंकू सिंह से गेंदबाजी कराकर पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाई और पाकिस्तान की सरकार को भी यह बताया कि वो जिस टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने से रोकना चाहती थी, उस टीम की हालत कितनी खराब है। जब इस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, तब पाकिस्तान को एक मजबूत टीम बताकर पेश किया गया। आज पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि अगर वो नामीबिया से अपना मैच हार गई तो वो सुपर 8 से बाहर हो जाएगी। वर्ल्ड कप में इसका सफर इस बार के लिए समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उनकी टीम की इस हालत के लिए सबसे बड़े दोषी मोहसिन नकवी हैं, जिन्हें आसिम मुनीर का पिट्ठू कहा जाता है। साल 2024 में जब मोहसिन नकवी को पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, तब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके आधार पर उसको पीसीबी का अध्यक्ष बनाया गया। उस वक्त इमरान खान ने मोहसिन नकवी पर यह भी आरोप लगाया था कि वो उन्हीं खिलाड़ियों को टीम में चुनने के लिए कहते हैं जो उनकी जी हजूरी करते हैं, या जिन खिलाड़ियों की सरकार और सेना में अच्छी सेटिंग है। सोचिए, ये तो होना ही था हाल। उस वक्त इमरान खान की इन बातों को नजरअंदाज किया गया। आसिम मुनीर मोहसिन नकवी पर मेहरबान रहे। 2024 में सितंबर में पाकिस्तान के खिलाड़ी अहमद शहजाद ने मोहसिन नकवी के खिलाफ आवाज उठाई। उन पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को ही टीम में जगह देने का आरोप लगाया। खुद को क्रिकेट से हमेशा के लिए अलग कर लिया, ये कहकर। बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद मोहसिन नकवी को पीसीबी के अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए था, लेकिन जियो न्यूज के मुताबिक सरकार के दखल के कारण ऐसा नहीं हुआ। सरकार का दखल इसलिए था क्योंकि फील्ड मार्शल मुनीर खुद अपनी तरफ से सरकार को मोहसिन नकवी का समर्थन करने के लिए कह रहा था। लेकिन धीरे धीरे इस फेवरेटिज्म ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दीमक की तरह बर्बाद कर दिया। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मोहसिन नकवी के करीबी हैं। बाबर आजम पूर्व खिलाड़ी उमर अकमल और मोहम्मद कमरान के रिश्तेदार हैं। शाहीन शाह अफरीदी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का दामाद है। शादाब खान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने भी जुगाड़ और सिफारिश से टीम में पाकिस्तान की जगह बनाई है, जिसके कारण पाकिस्तान की ये टीम ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की टीम बन के रह गई। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें अब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने कहनी शुरू कर दी हैं। शाहिद अफरीदी ने तो अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी को ही टीम से बाहर करने के लिए कह दिया, जिनकी पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने तगड़ा झटका लगाया था। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में। कड़वा सच ये है कि पूरा पाकिस्तान ही एक रोग नेशन है, और उसे आप इस खबर से समझ सकते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हॉकी प्रो लीग का आयोजन चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान की हॉकी टीम को होटल का बिल ना चुकाने पर वहां से बाहर निकाल दिया गया। और इसके बाद पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ी कई घंटों तक सड़कों पर भटकते हुए नजर आए थे। उस वक्त ये खबरें आई थी कि पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो होटल का बिल भर सके। लेकिन अब पता चल रहा है कि इसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई थी। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ 5 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन यह पैसा खिलाड़ियों तक पहुंचा ही नहीं। इसमें ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि अब पाकिस्तान की सरकार इसकी जांच करने वाली है। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि पाकिस्तान एक बीमार देश है। सेना से लेकर सरकार, खेल से जुड़ी इकाइयों में भयंकर भ्रष्टाचार है, मनमानी है।
पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने पहले भी कहा है कि वहां बहुत सारे खिलाड़ियों का सिलेक्शन इस आधार पर होता है कि वो अपने इस्लाम धर्म को कैसे मानते हैं। और यहां बात सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है। अब पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर हुई इस चर्चा को सुनिए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ जिस स्टेडियम में मैच होना है उस स्टेडियम के पीछे मस्जिद है, और जहां मस्जिद मौजूद हो वहां इस्लाम धर्म का झंडा बुलंद करने वाली पाकिस्तान की टीम को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ वो हमने भी देखा, उन्होंने भी देखा, सबने देखा। इस मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों का काफी मजाक उड़ रहा है और इनमें भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। ये वीडियो पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का है, जिसमें वो अजीबो गरीब तरीके से वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो आज का नहीं बल्कि ये साल 2021 के आसपास का है, जिस पर अभी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा रील्स बनाई जा रही है। स्टेडियम में मौजूद जो लोग हैं वो देखिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि कल भी जब पाकिस्तान की टीम बुरी तरह हार रही थी तब स्टेडियम में मौजूद भारतीय टीम के फैंस इसी तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की नकल उतार रहे थे। स्टेडियम वाला शॉट एक बार फिर से दिखा दीजिए। और पाकिस्तानी फैंस की ट्रोलिंग कर रहे थे, जबकि पाकिस्तानी फैंस स्टेडियम में फूट फूट कर रो रहे थे और उन्हें अपनी टीम पर शर्म आ रही थी। एशिया कप के बाद लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है जब भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया है। आज पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हेसन ने यह भी कहा कि भारत से मिली हार के बाद उनके ड्रेसिंग रूम में निराशा का माहौल था और पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी दुखी थे। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी दबाव में अपनी राह से भटक गए थे, जिसके कारण वो मैच में वापसी नहीं कर सके। पाकिस्तान की इतनी बुरी हार हुई तो इससे आपको ये भी समझ आएगा कि भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम को डिप्रेशन में पहुंचा दिया। पिछली बार एशिया कप में जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत से हार के बाद डिप्रेशन हुआ था, तब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की मदद ली थी। हो सकता है इस बार भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मिली हार से उबरने के लिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़े। पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रचंड जीत को हरियाणवी कमेंट्री ने भी खास बना दिया, जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खैर, इस मैच में कुलदीप यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी का कैच छोड़ दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह माहौल बनाया गया जैसे कप्तान सूर्य कुमार यादव कुलदीप यादव से नाराज हैं। हार्दिक पांड्या ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन अब से कुछ देर पहले सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव के साथ एक नई रील शेयर की और इस रील ने सारी अटकलों कयासों पर विराम लगा दिया और यह बात बता दिया कि भारतीय टीम में ऑल इज वेल है, एक टीम है तभी तो जीतती है। अमेरिकी बिजनेसमैन और अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइल से कुछ नए खुलासे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल्स में पहली बार एक भारतीय लड़की को पीड़ित बताया गया है, यानी जेफरी एप्स्टीन ने एक भारतीय लड़की को भी अपना शिकार बनाया था। एप्स्टीन फाइल्स में जोड़ा गया ये ईमेल अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के बीच की बातचीत है, जिसमें पीड़ित भारतीय लड़की को तलाशने और उसको मुआवजा देने की बात की जा रही है। ये ईमेल 13 जनवरी 2020 का है। इसमें पीड़िता का केस लड़ रही वकील ब्रिटनी हेंडरसन अमेरिकी अधिकारियों को एक ईमेल करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि कुछ पीड़ित लड़कियां थेरेपी लेना चाहती हैं। उन्होंने फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क की कुछ पीड़ितों के नाम भी अमेरिकी अधिकारियों को दिए और इसी ईमेल में वो एक पीड़ित भारतीय लड़की के बारे में लिखती हैं कि वो अभी भारत में ही है। तो क्या अमेरिकी प्रशासन किसी तरह से उसकी मदद कर सकते हैं? वो आगे ये भी पूछती है कि क्या उसे भी थेरेपी के 6 फ्री सेशंस मिल सकते हैं। वो जानना चाहती है कि क्या ये सब सेवाएं उसे भारत में उपलब्ध कराई जा सकती हैं। ब्रिटनी हेंडरसन के इस ईमेल के जवाब में अमेरिकी अधिकारी जेफरी एप्स्टीन का शिकार बनी पीड़ित लड़कियों को मुआवजा देने और उनके मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए थेरेपिस्ट की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से आए जवाब में पीड़ित लड़कियों की मदद के लिए द न्यूयॉर्क क्राइम विक्टिम्स कॉम्पनसेशन प्रोग्राम के तहत मुआवजा देने की बात कही गई। अमेरिका में यह व्यवस्था न्यूयॉर्क की ऑफिस ऑफ विक्टिम सर्विसेज के तहत दी जाती है। इसके अलावा वहां पर इमरजेंसी विक्टिम असिस्टेंट फंड्स भी हैं, जिसके जरिए पीड़ितों को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी मदद हो वो मदद दी जाती है। इसी ईमेल में एप्स्टीन के जेल में फंसी भारतीय पीड़ित लड़की को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने पीड़िता का भारतीय पता और संपर्क मांगा और भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास से संपर्क करने की भी बात कही। ये बातचीत जेफरी एप्स्टीन की मौत के कई महीने बाद हुई है, जिसमें पीड़िता की मदद करने की चर्चा। हालांकि ईमेल में किसी भी पीड़िता के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, इसीलिए भारतीय पीड़िता की जानकारी ज्यादा नहीं दी गई है। लेकिन इस ईमेल के जरिए ये बात साफ है कि जेफरी एप्स्टीन के चंगुल में कई देशों की मासूम लड़कियां फंसी थी, जिसमें एक भारतीय लड़की थी।
एप्स्टीन फाइल्स में एक चौंकाने वाला नाम भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का है। हालांकि हम यहाँ आपको एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में किसी का नाम आने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी है या सीधे संपर्क में है। जैसे एप्स्टीन फाइल्स में डॉक्टर हर्षवर्धन का जिक्र माइक्रोसॉफ्ट से के को फाउंडर बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन की एक बातचीत में सामने आया है। ये ईमेल 5 जून 2014 का है जो जेफरी एप्स्टीन ने बिल गेट्स को किया था। जेफरी एप्स्टीन ने बिल गेट्स से पूछा कि क्या वो 17 सितंबर को भारत में डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलने वाले हैं। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि सितंबर 2014 में बिल गेट्स भारत जाने वाले थे। जेफरी एप्स्टीन उनसे जानना चाहता था कि क्या वो भारत के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलने वाले हैं। और आपको बता दें कि 18 सितंबर 2014 को बिल गेट्स ने डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की थी, लेकिन बिल गेट्स ने 5 जून को जेफरी एप्स्टीन के ईमेल का जवाब दिया या नहीं, इसकी जानकारी एप्स्टीन फाइल्स में नहीं दी गई है, ना जो ईमेल्स लीक हुई हैं। इस ईमेल से यह भी साफ नहीं हो रहा है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन ने बिल गेट्स से पूछा क्यों। एप्स्टीन फाइल से जुड़े खुलासे में एक और संदेहास्पद भारतीय व्यक्ति का जिक्र सामने आया है, जिसकी पहचान के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। एक महिला जिसका नाम गुप्त रखा गया है, उसने जेफरी एप्स्टीन को 8 जुलाई 2010 को एक ईमेल किया था जिसमें वो बताती है कि एयरक्राफ्ट में उसके बगल में एक बुजुर्ग भारतीय व्यक्ति बैठा था जो नशे में धुत था। ये भारतीय व्यक्ति उससे बात करता रहा, टच करता रहा, तारीफ करता रहा। इस लड़की ने लिखा कि उसे ऐसा लगा जैसे एप्स्टीन ने उससे ऐसा करने के लिए कहा हो। इस ईमेल ने एप्स्टीन के साथ कुछ भारतीय व्यक्तियों के कनेक्शंस की बात पता चली। हालांकि ये फ्लाइट पर लड़की के साथ वो भारतीय व्यक्ति कौन था, इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति की पहचान को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही। और अब आपको मोहब्बत, बगावत, इबादत और मन्नत की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसने धर्म के ठेकेदारों की नींद उड़ा दी है। ये कहानी है संभल की, तमन्ना मलिक की, जो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कुछ साल पहले उन्होंने अपने गांव के ही रहने वाले अमन त्यागी से प्रेम विवाह किया, तो जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं। और अब वो हरिद्वार से कांवड़ लेकर चली तो हर कोई रुक कर देखने लगा, क्योंकि खुद को तुलसी कहने वाली तमन्ना ने बुर्का पहना हुआ था, माथे पर तिलक लगाया था और उनके कंधे पर कांवड़ थी जिसमें हरिद्वार से रुद्राभिषेक के लिए गंगा जल लाया गया था और उनकी जुबान पर हर हर महादेव का जय घोष था। एक मुस्लिम महिला का ये रूप देखकर कई लोग हैरान हो गए। कुछ लोग उत्सुकता से तमन्ना मलिक को देखने लगे, कुछ उनकी सुरक्षा की चिंता करने लगे, क्योंकि तमाम लोगों को ये रास नहीं आया कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू से शादी कैसे की। यहां तक तो ठीक, अब वो खुलेआम बुर्का पहनकर कांवड़ लेकर कैसे निकली। संभल शहर में 85% मुस्लिम आबादी है। तमन्ना के लिए यात्रा आसान नहीं रही। दूसरे धर्म में शादी करने की वजह से उनका काफी विरोध हुआ था। मुस्लिम बहुल संभल में ऐसा करना बहुत से कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा। शादी के बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया था। पिछले साल ही ये वापस गांव लौटे। तमन्ना की सुरक्षा को देखते हुए और किसी तरह माहौल खराब ना हो, इसके लिए उनकी यात्रा के मार्ग में पुलिस भी मुस्तैद थी, ताकि कोई असामाजिक तत्व माहौल न बिगाड़े। पुलिस ने तमन्ना और उनके पति को सुरक्षा देने के साथ ही उन पर पुष्प वर्षा भी की। बुर्के में कांवड़ ले जाती हुई तमन्ना को देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग उनका उत्साह बढ़ाने लगे, सेल्फी लेने लगे। तमन्ना मलिक ने समाज के खिलाफ जाकर दूसरे धर्म में शादी की थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनके दुश्मन बने। उन्होंने अमन त्यागी से शादी के बाद मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी शादी सफल रही तो हरिद्वार से कांवड़ ले आएंगी। इस मन्नत के पूरी होने पर तमन्ना महाशिवरात्रि पर कांवड़ लेकर आई और शिवालय में पहुंचकर अपने पति के साथ जलाभिषेक भी किया। बुर्का पहनकर कांवड़ लाने को कई लोगों ने बुर्के का अपमान भी बताया है। कहा कि उन्हें अपनी नई पहचान के साथ कांवड़ लानी चाहिए थी। उनका तर्क है कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की मनाही है। बुर्का इस्लाम की पहचान है और उसका उपयोग किसी दूसरे धर्म की यात्रा के लिए करना मजहब का अपमान है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि तमन्ना हमारी धर्मगुरु नहीं है और हम कम ज्ञान के कारण उन्होंने गलत कदम उठाया। बुर्के में कांवड़ लाने को लेकर उठ रहे सवालों पर तमन्ना ने कहा कि जिन बहनों का मन हो वो बेखौफ जा सकती हैं, बुर्के में कांवड़ ला सकती हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ इस तरह की कोई बंदिश नहीं। जिस तरीके से तुलसी आप एक लंबी दूरी तय करके कांवड़ उठा करके लेकर के आ रही हैं, तो क्या किसी तरह की कोई परेशानी आपको हुई? अब तो नहीं हुई। जब तो पुलिस प्रशासन मिला था पीछे हुई थी। जब पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं था, अब पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, अब कोई दिक्कत नहीं है।
अब तो बहुत अच्छे से हमारी मतलब हेल्प की जा रही है। राजस्थान के भिवाड़ी में गारमेंट फैक्ट्री में धमाका हो गया और इसमें काम कर रहे 7 मजदूर जिंदा जल गए। उन्हें यहां से भागने या बचने का मौका तक नहीं मिला। वास्तव में इस गारमेंट फैक्ट्री के अंदर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। यह घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। अचानक एक धमाके के साथ ये फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील हो गई। बहुत देर बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। मलबे में 7 मजदूरों के जले हुए कंकाल मिले। इसके अलावा कई मजदूर बहुत घायल हो चुके थे, गंभीर हालत बनी हुई है। जांच में खुलासा हुआ कि इस फैक्ट्री के पास लाइसेंस गारमेंट कंपनी का था, लेकिन इसकी आड़ में अवैध रूप से पटाखे और खिलौने वाली गन की गोलियां बनाई जा रही थी। चूंकि यह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी, इसलिए ना फायर एनओसी ना ही सुरक्षा मानकों की कोई चिंता। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन ऐसे मामलों से अनजान कैसे बना रहता है? प्रशासन को कोई बड़ी घटना होने के बाद ही क्यों पता चलता है, या फिर प्रशासन जानते हुए भी अनजान बना रहता है?